कुछ राइट्स के पहले, अभी फंडामेंटल तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, बट हमने ये देखा कि राइट्स कैसे होते हैं, किस टाइप के राइट्स होते हैं, कितने राइट्स होते हैं, और एक्चुअल राइट है क्या चीज़। हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और अ, अच्छा भी है कि हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हाँ, हमें समझना ज़रूरी है उसको। बिफोर स्टार्टिंग कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसका मालूम होना चाहिए। लेकिन अब ये है बात कि ये तो राइट की बात होगी कि हाँ, ऐसा है हमारे इंडिया में। इंडिया में क्या, सभी जगह राइट का एक प्रोसेस है कि राइट को समझने के लिए। लेकिन क्या इंडिया में जो राइट का एक रिवॉल्यूशन आया, और इंडिया में जो राइट की स्टार्टिंग हुई कि हमें राइट्स चाहिए, क्योंकि इंडिया तो भूल चुका था राइट्स ना, बहुत टाइम पहले से। इंडिया को ऐसा लग रहा था जैसे राइट है ही नहीं उसके पास अपने, है ना, ऐसा बन चुका था। जैसे इसके पहले, क्योंकि किंगडम सिस्टम, किंगडम के बाद ये जितने भी सुल्तान्स थे, है ना, तुर्क, मंगोल, इनके शासक थे, रूलर्स थे। देन इसके बाद पुर्तगीज, फिर फ्रांस एंड डैनिश, अगर पहले की बात करें इंग्लिश, ऐसे करके लाइन से ये हमारे साथ चलती रही चीज़ें। ऐसा नहीं कि ख़त्म हुई चीज़ें, ये सारी की सारी चलती रही। और हम राइट्स का हमें अता पता ही नहीं रहा, और इसी की वजह से हमें कई सारे अपने अपने अलग अलग हमने रूल भी बना लिए उसके, कि कई बार सती प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी, क्योंकि हमें अपनी चीज़ों को बचाना था, अपने कल्चर को, अपने बच्चों को। सो वो कहीं ना कहीं राइट हम धीरे धीरे सेक्रीफाइस करने लगे। ठीक है, ये भी दिखाता है ऐसा ट्रेडिशन, ऐसा कल्चर डेवलप होना, ऐसी चीजें कोई डेवलप होना हमारे सोसाइटी में, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं राइट का पहले वायलेशन हुआ होगा। इस वजह से ये अभी ये प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से ये कल्चर नया डेवलप हुआ है। आपके पास राइट नहीं था कि आप अपने बच्चों की अपनी मर्जी से शादी कर पाएँ। आपके पास राइट्स नहीं था कि आप उन्हें प्रोटेक्ट कैसे कर पाएँगे। तो आपने दूसरा निकाला, एक नया लॉजिक, नया कल्चर बना दिया, दैट इज़ कि चाइल्ड मैरिज हो जाना चाहिए। विडो के बाद अगर कोई हो जाता है तो उसे सती हो जाना चाहिए, क्योंकि वो परेशान हो सकता है या उसे परेशान किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टार्ट होना शुरू हो गई, चीज़ें दिखने लगी। ठीक है, तो ये एक जो एक, अब बात करें हम कि अ, कैसे शुरुआत होनी चाहिए, कैसे हुई, तो ये कहीं न कहीं राइट्स का। फिर जब ब्रिटिश आया तो उसमें राइट्स की ही ख़ास करके लड़ाई थी, कि भई ऐसे कैसे बात चलेगा, ऐसे काम कैसे चलेगा? तो उसके बहुत सारे हैं राइट्स की, कि चीज़ें कैसी हुईं, कैसे नहीं हुईं, तो उसको हम थोड़ा-सा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, यहाँ से डिस्कस करना है। ओके? इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। इंडिया में फंडामेंटल राइट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टोरी है इसकी, और बड़ी समझना है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे, केवल एक चीज़ ही नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, कैसे सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई हमारे यहाँ, कैसे हमने इसको देखना शुरू किया, कैसे समझना शुरू किया। ठीक है, बस एक सेकंड रुकना, आई थिंक इसका चार्जर लाना भूल गया मैं। हाँ जी, बोलो बोलो।
उसमें सिंपल सी बात है, आप जैसे स्टार्ट करोगे एवोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, तो आप इसमें सबसे पहला तो ये है कि अगर एंशियंट आपको देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अभी की बात पढ़ा रहा हूँ कि ब्रिटिश टाइम पे कैसे इन्फ्लुएंस हुआ। बट आप जब लिखते हो ना, थोड़ा सा अपना स्टूडेंट वाला, थोड़ा सा यूपीएससी वाला, क्योंकि देखो मैं आपको समझा सकता हूँ लेकिन सभी नहीं बताएंगे आपको। मैक्सिमम ना क्लासेस में बताते हैं, अब क्लासेस में हर जगह भी नहीं बताते हैं। तो ये है कि कई बार हमें खुद को समझना पड़ता है। जैसे मैं ही सपोज करूँ कि अभी आपने पूछ लिया तो एकदम से माइंड में आ गया मेरे की बताना चाहिए वो, कि आप मैंने स्टार्ट किया और आपने कहा कि हाँ सर, आपने नेहरू रिपोर्ट पढ़ लिया, ब्रिटिश ट्रेडिशन से हमने देखा, कराची रिवॉल्यूशन से देखा, रेजोल्यूशन से देखा, ब्रिटिश अथॉरिटी, साइमन कमीशन, ये सारी चीजें हमने देखी और इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कहीं ना कहीं कि इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, बेसिकली इट वाज, वी आल्सो इन्फ्लुएंस्ड, कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हुए? इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, अर्ली वैदिक कल्चर एंड चोलास किंगडम, चेरा एंड चोलास किंगडम। लोअर जो डेमोक्रेटिक था, डेमोक्रेसी थी, लोअर डेमोक्रेसी, या फिर हम उसकी बात करें पंचायती राज सिस्टम, दैट वाज डेमोक्रेटिक ना, डेमोक्रेटिक थी, तो वी आल्सो इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ दैट इरा, दोज इरा कह सकते हो, उन इरा से भी हमने कहीं ना कहीं सीखा है, जाना है, इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। सो फर्स्ट आपको यू हैव टू स्टार्ट द इवोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। इट वाज स्टार्टेड इन द एंशिएंट era, ancient time. First, we also influenced by Indus Valley civilization, and also by early Vedic period, and in the also later ancient time and early medieval time. You also in the Sangam era, you can say Sangam period. We can also learn from. We learned from the Chera Cholas. So because there were इको कर रही है, अच्छा, आपको भी आ रही है इको? अच्छा, रुको एक सेकंड में मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। हेलो, 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 ठीक है, ओके। में भी हो सकता है टेक्निकल चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, एक हम एंशियंट टाइम से स्टार्ट करें तो वो हमारे लिए ना एक काम करता है कि आप आपको नॉलेज है, यानी आपने इस चीज़ को सही से पढ़ा है, कि केवल इवोल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन का मतलब होता है हम इन्फ्लुएंस्ड है। क्योंकि आपको ये ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल, हमने एक चीज देखी कि चाहे वो रिवाइवलिस्ट, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, या बहुत सारे लोगों ने क्या कहा, वेदों की ओर लौटो, है ना? तो वेदों की ओर लौटो लौटो, इस मीन्स हमारा कल्चर वो हमें दोबारा से दिखाना चाह रहे हैं, दोबारा से समझाना चाह रहे हैं कि आर कल्चर इज वेरी रिच। हमारा कल्चर खुद इतना रिच है कि वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कल्चर टू एक्सेप्ट, की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट। हाँ, हाँ, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, हर चीज का आप बता सकते हो, लेकिन ये चीज भी है, प्लस इसके साथ साथ यहाँ भी इन्फ्लुएंस ही किया गया कि अपने इंडियंस जो हैं वो भी इन्फ्लुएंस ही कर रहे थे। ये तो बहुत बाद में नेहरू रिपोर्ट आया, इससे पहले ही जो सती प्रैक्टिस खत्म करने की बात की राजा राम मोहन रॉय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड है ना? तो वो भी, उन्होंने भी तो इन्फ्लुएंस किया ना, राइट? क्या किया? अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। हाँ, हाँ। नहीं, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ही ट्राइड बट नॉट खत्म। खत्म होता तो फिर ये राजा राम मोहन राय फिर क्या कर रहे थे? राजा राम मोहन राय तो बहुत बाद में आए ना, वो तो पहले आ गया था। बट उन्होंने,
नहीं नहीं, खत्म नहीं हो पाया, ये गलत पढ़ रहे हो आप। थोड़ा सा आप उसको पढ़ना। अब आप बुक तो आपके पास है ना ऑलरेडी। और फिर कॉमन सेंस भी होता है ना। तो ये जो आपका राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिश के साथ मिलकर ये सती प्रैक्टिस एंड चाइल्ड मैरिज एंड इसकी खत्म करने की बात की। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो मैरिज री मैरिज की बात की, और खुद एक विडो से शादी की। ठीक है, ये है हिस्ट्री इसकी। और अगर, हाँ, अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है वो ही ट्राइड कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए, इसे हमें कर देना चाहिए सत्य प्रैक्टिस। बस सब फर्स्ट टाइम उसने उसको स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम उसने उसको सबसे पहले उसने बात रखी। ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए, है। हाँ, सो एक स्टेटमेंट, जब भी कोई चीज ऐसी आती है ना कभी कभार हमें, आप क्या है ना कि मैं हमेशा देखता भी हूँ, आप लोग क्या होते हैं ना कि थोड़े टाइम का जोश मत रखा करो कोई भी चीज पढ़ने का। और मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे मैं हूँ या कोई और भी है, अगर गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे तो गलत ही चीजें जाएंगी, गलत ही चीजें रहेंगी। हो सकता है कई बार मिस्टेक है, वो उन्होंने उस चीज को मान लिया हो कि हाँ ये हो गया है, ये उस टाइम पर सती प्रैक्टिस बंद हो गई। बट कई बार कॉमन सेंस यूज करना है, कई बार आपको खुद जाके देखना है, वेरीफाई करना है कि अच्छा ये चीज ऐसी हुई है। और जब आपको क्लिक करे चीज कोई बार 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 बार, तो इसका मतलब है कि कुछ तो चीजें चल रही हैं ऐसी जो नहीं होनी चाहिए थी। देखो मैंने शायद इन्होंने इन्होंने तो लिखा होगा, देखा होगा, मैंने इन्हें लिखाया है, पढ़ाया है इस चीज को। क्यों बेटा? आपको मैंने क्या बताया इसमें? अल्फोंसो दी अल्बुकर्क, अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। याद है कि नहीं? आप भी थे कि नहीं थे? आप तो शायद उस टाइम पे कर रहे थे ना, नहीं अच्छा कभी कभार आप आ रहे थे, ये प्रॉब्लम थी आपकी। हम्म। हैं? बुला लें तब है ना। ये तो इन्होंने भी तो, हाँ ये तो इन्होंने भी ये बुला शुरू में बोला था, इन्होंने मैसेज इन्होंने ही किया था मुझे फर्स्ट टाइम। बट वहां पर जरूरत नहीं लगी, सो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं आ भी सकता था, लेकिन चीजें फिर ठीक है, जो होता है ठीक होता है। बस आप लोग जुड़े हो, और आप लोगों के लिए ये है कि सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। तो सिलेक्शन के लिए जो भी जहाँ पर मिस्टेक करोगे तो वहाँ तो मैं हूँ ही। इसीलिए कहते हैं कि जब प्रैक्टिस करो और चीज़ें जब डिस्कस होती हैं तो काफ़ी चीज़ें मालूम चलती है कि अच्छा ये रॉन्ग हो गया, ये राइट हो गया, और ऐसी चीज़ें गड़बड़ हो गई। ठीक है। सो ये जरूर है इसमें। और अभी देखो मैं एक आपको एक कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो आपको देखना पड़ता है कई बार आपको। इसमें जो ट्रिटीज हैं वो भी मे भी कई बार मिस्टेक करते हैं जब कोई पढ़ाता है। क्योंकि देखो जैसे कि फ्रेंडशिप ट्रिटी है वो इंडिया में मानते हैं, लेकिन है वो फ्रेंडशिप ट्रिटी अमेरिका की। अमेरिका में फ्रांस और ब्रिटिश दोनों वहां पर भी रूल कर रहे थे, वहां फ्रांस ज्यादा पावरफुल था यूरोप में और अमेरिका में। और इंडिया में ब्रिटिश बहुत पावरफुल था, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाते थे। तो ये भी एक रहा है वहां से। ठीक है। तो ये काफी चीजें इसमें आती हैं, और कभी कभी आपको तो और भी चीजें नजर आएंगी, केवल ऐसा नहीं कि ये पोर्तुगीज के टाइम पर मुगल से किस किस टाइम पे मिली, ये हर चीज वहां से कई बार आप देखोगे तो आपको सच्चाई नजर आएगी। बट आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पढ़ा दिया गया। तभी मैं कहता हूँ, हमेशा मैं जब पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ कि पीवाईक्यू जरूर देखो, पीवाईक्यू जरूर देखो, साथ में पीवाईक्यू आपको हेल्प करता है। पीवाईक्यू के साथ साथ आप जब बुक को फॉलो करते हो, क्योंकि पीवाईक्यू आपके सामने होगा ना, तो आप कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन हो सकता है टकरा जाए। और जैसे टकराएगा तो या तो आपको सॉल्व हो जाएगा अगर आपने ठीक पढ़ा है, गलत पढ़ा है तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। जब सॉल्व होगा नहीं तो आपके माइंड में क्लिक करेगा चीजें कि मैं पूछता हूँ कि आपने तो ये चीज बताई, फिर आप कम से कम
उस चक्कर में उसको सॉल्व करने के लिए इमीडिएट तो आप मुझसे मिलोगे नहीं, इमीडिएट तो किसी फैकल्टी से पूछोगे नहीं, आपके पास नंबर नहीं होगा, होगा भी तो हो सकता है उस टाइम पे वो बिजी हो। तो ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप क्या करोगे उस टाइम पर, अपनी बुक ओपन करोगे, राइट। और जैसे बुक ओपन करोगे आप देखोगे उसको, तो आपको समझ आएगा कि यार आपने तो ये मिस्टेक कर दी क्या, है ना। आप तो यही सोचोगे कि ये लगता है गड़बड़ है, मैंने इस चीज को नहीं देखा क्या, ध्यान नहीं दिया क्या। ठीक है। जैसे कि उस टाइम पे ब्लू वाटर पॉलिसी की देखें, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, है ना। तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसको ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, क्या आज भी ब्लू वाटर पॉलिसी है, यस आज भी है। तो उस चीज को भी हमें ध्यान रखना है, उस चीज को भी समझना है हमें। ठीक है। हाँ, राइट राइट। देखो इसमें अल्बुकर्क का है, जो अल्बुकर्क की बात बता रहा था कि ये अल्बुकर्क ने फ्रांसिस्को दी अल्मेडा में ये अल्मेडा नहीं, सॉरी, अल्बुकर्क जो दूसरा आया, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बाद कौन आया था, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क अटेम्प्टेड टू स्टॉप। ध्यान से समझना इस बात को, ये लिखा है सभी जगह, कहीं पर जाओगे ना तो एक स्टेटमेंट दिया है इसमें, खास करके अल्बुकर्क, ये चाहे लिख लेना इसको, अल्बुकर्क। क्या बेटा। हाँ 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 हाँ, अल्बुकर्क, ये देखो अल्बुकर्क आ गया, फिर इसको नीनो दो कुन्हा आया, फिर इसको एंटेनियो दो नोरनोहा आया। सबसे पहले फ्रांसिस्को दी अल्मेडा बनाया गया, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बाद, क्योंकि जब वो गए यहाँ से वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा ने इनको वायसराय बनाया था, ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा का। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बाद फिर जैसे ही अल्बुकर्क बैठे 509 में तो इन्होंने गोवा को भी कैप्चर किया, और ये सारी चीजें सक्सेसर ऑफ अल्मेडा ये रहे हैं। अल्बुकर्क ने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट ध्यान से समझना, यानी आप अगर यूपीएससी दे रहे हो तो अटेम्प्ट कर रहे हो, अटेम्प्ट दे रहे हो ना, कि मैं इतने अटेम्प्ट दे दिया, आपका सिलेक्शन तो जरूरी नहीं कि सिलेक्शन हो गया। अटेम्प्टेड टू स्टॉप, स्टॉप करने के लिए अटेम्प्ट किया, टू स्टॉप दिस सती प्रैक्टिस, ये है इनका स्टेटमेंट। बट ये बंद नहीं करा पाए, स्टॉप नहीं कर पाए, ठीक है। और इसके साथ साथ 1501 में 1510 में बीजापुर का जो किंग है यूसुफ आदिल खान, उसको हराकर गोवा लिया था, यही है। हमने उसमें पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ाया है मैंने, अब पढ़ा भी है। ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ये तो चलता रहेगा। हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री ही चलेगी। समझ आ गया आपको। तो ये समझना है बेटा, ठीक है, इस चीज को। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में ना, आप पीवाईक्यू करते हो, ये सबसे बेस्ट चीज है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन पीवाईक्यू में ना मिला हो एकदम से, तो आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक, लेकिन आप करते रहोगे पीवाईक्यू से, आप हेल्प बहुत होती है, चीजें बहुत होंगी आपको। खैर, हमने कहा इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंडिया की बात कर रहे हैं। सबसे पहले है कि हमने बहुत सारी चीजें, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसीज, पहला तो ये है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसीज। मतलब हमें ये आइडिया लगने लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, इंडियाज फंडामेंटल राइट्स वर इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल एक्सपीरियंसेस। ठीक है। इसका मतलब इंडियाज फंडामेंटल राइट, जो हमारे इंडिया के फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स वर इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल एक्सपीरियंस, ग्लोबल एक्सपीरियंस। अगर हम ग्लोबल में देखा जाए, उस टाइम पे सभी अपने अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, और सभी के अपने राइट्स थे भी, और हम बस नहीं, हमारे पास नहीं था। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस ये भी लिख सकते हैं, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस्ड बाय, कहाँ से,
वैदिक कल्चर, वैदिक एज, इंडस वैली एंड छह किंगडम। यहां से भी हम कर सकते, नोट में डाल सकते हो ये चीज। ठीक है। खैर, मैंने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबल में कहाँ कहाँ से हमने इन्फ्लुएंस तो हो गया, हमने लिख तो दिया कि इंडियाज फंडामेंटल राइट्स वर इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल एक्सपीरियंसेस। बट कौन कौन, क्या जी? सबसे पहले चलते हैं यूएसए। यूएसए आजाद हो चुका था फ्रेंडशिप ट्रीटी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम चीजों को थोड़ा सा इसमें चलेंगे। इसमें लिख सकते हैं बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। यूएसए का संविधान हमसे पहले बन चुका था ऑलरेडी। उन्होंने क्या क्या बनाया उसमें। इसमें यह था कि इन्होंने उसके बिल में, बिल ऑफ राइट्स जो था यूएसए का, उसमें ऑटोमेटिकली दिया था एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट और रीच। वही तो हमने भी रखा है कि कोई स्टेट आपके अगेंस्ट कानून नहीं बना सकता, आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन नहीं कर सकता, आपकी ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन नहीं कर सकता। इट इज गिवन इन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएसए बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएसए। तो सेम थिंग वी ऑल्सो adopted। ठीक है, फ्रॉम द यूएसए। कहीं ना कहीं यूएसए का उसमें है, यूएसए से अकेले नहीं यूएसए से कह सकते, बट सम ऑफ द पार्ट फ्रॉम द यूएसए, कि हमें कोई आगे, हमारे अगेंस्ट कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना सकता, जैसे कि स्टेट नहीं बना सकता। अगर ऐसा करता है तो हम कहाँ जाएंगे, आर्टिकल 226 के थ्रू हम जाएंगे, किसमें, विद द हेल्प ऑफ हाई कोर्ट में। अगर आर्टिकल 32 में हम चले जाएंगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के। दोनों हमें एक पावर देते हैं, अथॉरिटी देता है, हमें हमारे पास राइट देता है कि वेयर वी कैन गो टू प्रोटेक्ट अस। तो हम अपने अपने लिए प्रोटेक्शन के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, तो वो हमने यहाँ से बेसिकली सीखा इस चीज को। तो आप इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो, emphasize the individual freedom and protection from the states, ओके, एंड फॉर्मिंग अ मॉडल फॉर जस्टिसिएबल राइट्स। और यहाँ पर एक फॉर्म हुआ मॉडल, कैसा, जस्टिसिएबल राइट्स का। जस्टिसिएबल राइट क्या है, फॉर्मिंग एक तरीके से ये ऐसा बनाना कि आपकी, आपका, आपको प्रोटेक्शन मिल जाए, आपको फ्रीडम मिल जाए, तो कहीं ना कहीं जस्टिसिएबल भी है। दिस इज अ मॉडल फॉर जस्टिसिएबल राइट्स। ये है। सेकंड इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। मैन एंड सिटीजन, ये फ्रांस की बात है। ठीक है, तो फ्रांस में भी, जब फ्रांस में भी बहुत सारी चीजें आ रही थी, है ना, वहां पर भी चीजें बन रही थी, वहां पर भी लोग आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमने वहां से भी बहुत सारी चीजें, और फ्रांस काफी सपोर्ट भी किया था इंडिया को, खास करके हैदर अली के टाइम पर, टीपू सुल्तान के टाइम पर उसने तो बहुत हेल्प किया। तो पहले उसने लूटा भी बहुत, बाद में जब टीटी हो गई, चले गए, तो वो भी चीजें हैं। फ्रांस पावरफुल था ब्रिटिश से ज्यादा, लेकिन फ्रांस कभी इंडिया पे क्यों नहीं राज कर पाया, उसके पीछे रीजन था। उसके पीछे रीजन ये था कि फ्रांस को ना फ्रीडम नहीं थी कंप्लीट, कि डिसीजन लेने के लिए वहां का जब तक किंग नहीं कहेगा तब तक ये डिसीजन नहीं ले सकते। ब्रिटिश को, ब्रिटिश कंपनी को डिसीजन के लिए फुल छूट हो चुकी थी। एक ये रीजन रहा है। खैर, यहाँ पर क्या है, एक हम दूसरा, हमने कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए, पहला तो हम इससे इन्फ्लुएंस हो गए और हमने इससे ले लिया। तो थर्ड, सेकंड इज, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ द राइट, राइट्स। हाँ, क्या चीज, क्या कह रहे हो? यही तो बात कर रहा हूँ, यही है इसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो आपने रिवॉल्यूशन में पढ़ा। यही चीज तो, इसी की तो एडवोकेट हुआ है इसमें, डिक्लेरेशन में दिया गया था। उसके बाद जो आया हमारा इसमें डिक्लेरेशन की बात कही गई, तो मेन तो इसी में डिक्लेरेशन यही तो रखा गया, 3 पॉइंट्स।
हम इसी के तो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या एडवोकेट किया गया? लिबर्टी का, जो आप बोल रहे हो, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है। और जो कि इंडिया में इसको हमने, इंडिया इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा भी। इसको बहुत हमें हेल्प मिली। हमारे लिए कहीं ना कहीं आइडियल्स का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स के उसमें आ गया। कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डाला उस चीज को, हमें बनाने में मजबूर किया हमारे फ्रेम वर्कर्स को। ठीक है। तो वही है, ये फ्रांस की ही बात है। चीज वही है। तो ये इस हिसाब से भी बोल सकता है, और वैसे भी जैसा आप बोल रहे हो वैसे भी वहां से भी ले सकते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ठीक है। लोग इसलिए तो क्यों रिजोल्यूशन क्यों आया? लोग यही तो चाहते थे, इसीलिए तो हुआ ना चीजें आई। इसके बाद ब्रिटिश ब्रिटिश हमारे यहाँ रूल जरूर कर रहा था, लेकिन ब्रिटिश अपने यहाँ बड़ा तरीके से चल रहा था। ब्रिटिश ट्रेडिशन में देखा जाए तो यूके का जो रूल ऑफ लॉ था, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी थी, इन्फ्लुएंस इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो वहाँ का एक अलग सिस्टम था, और हम उसको जी भी रहे थे अपने इंडिया में। या उतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जीना शुरू कर दिया था लास्ट टाइम पर। उन्होंने इलेक्शन कराना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं डिसीजन की बात करने लगे, तो ये सारी चीजें एक स्टार्ट होना शुरू हुई। तो एक वो हम मान सकते हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ट्रेडिशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड अस। तो ये भी कह सकते हैं कि ये भी इंडिया को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया है, खास करके यूके का रूल ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है। बोथ वर इन्फ्लुएंस्ड, मतलब बोथ इन्फ्लुएंस्ड अस। ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद अब देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया का इनिशिएटिव क्या था जिससे हमने इन्फ्लुएंस हुए और अ, हमने इसको देखा, हमने राइट्स के लिए लड़ना सीखा, स्टार्ट किया। इंडियन इनिशिएटिव्स, नंबर वन, नेहरू रिपोर्ट, 1928 में। एक तो हम इससे इन्फ्लुएंस हुए। इन्फ्लुएंस क्या, यहाँ से राइट फर्स्ट टाइम हमने राइट्स तो यहीं से रखना शुरू किया था, नेहरू रिपोर्ट पे, है कि नहीं? इसी के बाद फिर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। इसी के बाद उसी में तो राइट हमें सबसे पहले मिले थे, स्टार्ट हुआ था राइट देना, राइट मिलना स्टार्ट हुआ हमें। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट यू नो प्रपोज इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। पहला ऐसा था जो प्रपोज किया गया ब्रिटिश को कि हमें ये हमारी डिमांड है और ये हमें चाहिए। ठीक है। ये पहली बार ऐसा हुआ था। द प्रपोज इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क विद, कैसे कैसे, कुछ चीजों के साथ। ये फ्रेमवर्क लाइक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमें चाहिए, मेन डिमांड जो थी। ऐसा नहीं थी इतनी ही डिमांड थी, डिमांड तो ज्यादा थी, लेकिन फिर भी आप कुछ ले लो। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमें चाहिए, और उसके अंदर फिर अलग अलग डिमांड थी। तो पहला ये हो गया। दूसरा था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। थर्ड, दैट इज inclusion of fundamental rights, inclusion of fundamental rights for civil and socio-economic liberties। तीन ये पिलर्स पॉइंट थे उसके, जिसके बेस पर ये फ्रेमवर्क फर्स्ट टाइम ने रिपोर्ट बनाई गई। ये तीन ऐसे उसके मेजर चीजें थी जिनके थ्रू पूरा एक नेहरू रिपोर्ट कंप्लीट की गई।
उस नेहरू रिपोर्ट से कहीं ना कहीं अपने राइट्स के लिए लड़ते हुए दिखा, फर्स्ट टाइम इंडिया ऐसा हुआ कि हमारे पॉलिटिशियन में चीजें एक्सेप्ट रही। इसके बाद फिर हमारा आया कराची रेजोल्यूशन 1931, जिसमें से पूर्ण स्वराज की डिमांड होने लगी। और उसमें बहुत सारी चीजें अलग से रखी गई, केवल इतना ही नहीं, फर्स्ट टाइम कराची जब आया तो वहां से हमें फंडामेंटल राइट्स की काफी चीजें इवॉल्व हुई। इसमें अगर हम बात करें, लिख लो इसमें, कराची रेजोल्यूशन 1931, इसमें कुछ डिमांड थी हाईलाइटेड कि अगर हमें एक लाना है और हमें चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो कुछ चीजें तो हमें जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं चल पाएगा देश में। तो कुछ हाईलाइटेड नेशनलिस्ट डिमांड थी, नेशनलिस्ट डिमांड यानी भारत के लोगों ने ही डिमांड की थी। ये देखिए साहब, आपका सपोर्ट आपके साथ तभी आएंगे लोग जब आप ये डिमांड मान जाओगे। हाँ, जो हाईलाइटेड डिमांड है हम उनकी बात मेजर डिमांड्स कह सकते हो। मेजर डिमांड्स, डिमांड्स फ्रॉम नेशनलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से तो पहला, जैसे सिविल राइट चाहिए। सिविल राइट्स कैसे, पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ से समझना, जो आज की डेट में किस में है, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक ये चाहिए हम, इसकी फ्रीडम होनी बहुत जरूरी। नंबर, रिलीजन की फ्रीडम होना बहुत जरूरी। रिलीजन की वजह से कोई कहीं पार्टिसिपेट ना कर पाए, कुछ चीजें ऐसा ना कर पाए, तो रिलीजन यानी आपका कहीं ना कहीं आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल आप कह सकते हो इसको, दोनों उसमें रख सकते हो, आर्टिकल 15 में भी, आर्टिकल्स नीचे हमारा 21, 22, 23, फिर इसके बाद 29, 30, है ना, ये सारी चीजों में रिलीजन का पॉइंट डाल सकते हो। एंड सभी का एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है। एंड एसोसिएशन कैसे, एक वैसे होना चाहिए एसोसिएशन, यूनिटी के साथ, यूनिटी होनी बहुत जरूरी, ये चीज इन्होंने कर दी। एंड इसके बाद जो एक नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इसमें और इम्पोर्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस होना बहुत जरूरी है। लोगों ने डिमांड रखी कि देखो आपके साथ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं वो थोड़ा सा अपर कास्ट के लोग जुड़े, और उसमें से लोग डरते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक साथ कर दें और ये जितना डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दें, चीजें बड़ी इजी हो जाएंगी। तो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें, जस्टिस, abolition of untouchability, bonded labor, serfdom, serfdom है ना, ये, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना इसमें, कि ये हमारे इससे, इसमें जस्टिस होना चाहिए, इसमें सभी का राइट होना चाहिए। ये तो ऐसे, ये गलत है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है और एक दिख रहा है कि हाँ यार ये चीजें क्या हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, मतलब एक साथ कैसे आएंगे, अगर साथ में नहीं आएंगे तो फिर चीजें कैसे बनेंगी, कैसे हम इतनी जल्दी सब सक्सेस मिलेगी हमें। तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं बात थी इसमें, ठीक है। यानी जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, जो अगर सर्फ डाउन की बात करें तो एक फाउंडेशन एक्सप्लॉइटेटिव बात करें, उस चीज को, उनसे हमें कहीं ना कहीं मुक्ति चाहिए, अनटचेबल, टचेबिलिटी से मुक्ति चाहिए, अनटचेबल आना चाहिए, अबोलिशन होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो वो कहीं ना कहीं एक चीज आना शुरू हो गई इसमें, ठीक है, जो चल रही थी। तो वो एक कराची रेजोल्यूशन आ गया, फिर वो बात अलग है कि हमने उसी टाइम पर आज़ादी के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए बात करने लगे, वो एक सेकेंडरी चीज है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें अगर बात करें, ये तो हो गई दो चीजें। इसके बाद नेक्स्ट है अपोजिशन बाय ब्रिटिश अथॉरिटी।
अपोजिशन बाय ब्रिटिश अथॉरिटी। इसमें से अपोजिशन ऑफ अपोजिशन बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज अथॉरिटी की बात करें, इसमें हमें कौन कौन सी चीजें, दो चीजों को इसमें देख सकते हैं। नंबर वन इज साइमन कमीशन। नंबर टू इज साइमन कमीशन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोल सकते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। दूसरा है नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये चीजें हैं अपोजिशन बाय ब्रिटिश अथॉरिटी। कहीं ना कहीं जब साइमन कमीशन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, इसमें रिजेक्ट इसने कर दिया सबसे पहला, कहीं ना कहीं जो हम हमें एक अपनी राइट को लगने लगा ना, इनको भी महसूस होने लगा कि हम कहीं ना कहीं अपने राइट की बात कर रहे हैं, मांग रहे हैं। ये चीज महसूस हो गई थी उसको, फीलिंग आ चुकी थी, क्योंकि इन्होंने जब हमने ये चीज को रखी कई बार अपनी चीजों को लेकर, तो रिजेक्ट कर देते थे, रिजेक्टेड फंडामेंटल राइट्स एंड आर्गुइंग देयर इम्पार्शियलिटी अंडर द कॉलोनियल रूल एंड दे। तो ये साइमन कमीशन आया था भारत, क्यों वापस किया गया, साइमन गो बैक किनारे क्यों लगे, इसीलिए कि कहीं ना कहीं आपने हमारे तो फंडामेंटल राइट्स की बात कर ही नहीं रहे, हमारे राइट्स की तो बात आपकी हो ही नहीं रही। तो आप आ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ हुआ भी, रिजेक्ट किया इन्होंने, कोई ऐसा थोड़ा ना कि हमें दे दिया इन्होंने। इसके बाद डिक्लेरेशन अब्स्ट्रैक्ट राइट इनफेक्टिव विदाउट मीन्स फॉर इन्फोर्समेंट। लेकिन नेशनलिस्ट में अगर इसी की अगर बात करें, पहला पॉइंट तो ये हो गया जो मैंने बताया, रिजेक्ट कर दिया। दूसरा सेकंड है डिक्लेरेशन अब्स्ट्रैक्ट राइट्स इनफेक्टिव विदाउट मीन्स फॉर इन्फोर्समेंट। नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स क्या था इसमें? लीडर emphasizes the need to codify rights to protect against executive overreach। अगर हमें अपने राइट्स हमें मिल जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को, अपने बहुत सारी चीज़ों को अगेंस्ट, ये लोग जो कानून में कुछ भी चलता है, कुछ भी हमारे अगेंस्ट बन जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। नेशनलिस्ट का ये था। एंड सेकंड थिंग इज द colonial experiences underscored the importance of the enforceable liberties। तो नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स क्या था? द colonial experiences अंडरस्कोर्ड अगर की बात करें तो इसमें क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ इनफोर्सेबल लिबर्टीज, इस चीज को ध्यान रखना। इम्पोर्टेंस ऑफ इनफोर्सेबल लिबर्टीज। तो ये जो एक्सपीरियंस हमें मिला था ना, कॉलोनियल रूल्स का जो एक्सपीरियंस था, कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस था हमारे साथ, वो हमें बहुत कुछ सिखा चुका था। ये कैसे, हम अगर वो राइट की बात कर रहे हैं तो वो कैसे दे रहे हैं, और हम मांग रहे हैं उनसे तो हम कैसे मांग रहे हैं, और हमें जरूरत क्यों है इस चीज की। ठीक है, ये तो हो गया इससे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फाइनल फ्रेमवर्क बनाया गया, चीजें लाई गई। ये एक इसका फ्रेमवर्क का हिस्सा आप बोल सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फाइनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक थोड़ा सा ऐसे माइंड में रख लो, एक बैलेंस फ्रेमवर्क बनाया गया, शुरुआत की गई इसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट हुई,
बैलेंसिंग इंडिविजुअल राइट्स विद स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सोशल वेलफेयर। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट होना शुरू हुई, उसमें ये रखा गया कि देखो, इंडिया ये एक राइट का बैलेंस रखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। स्टेट कानून तो नहीं बना सकता अगेंस्ट कि जहाँ वायलेशन हो जाए राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, ऐसा कोई भी लॉ कानून स्टेट नहीं बनाएगा। ठीक है, स्टेट ना ही सेंटर। अगर बनाते हैं तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सेकंड, इसमें और भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि केवल ऐसा नहीं कि रूल नहीं बना सकते इसके बाद, लेकिन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल वेलफेयर करना। क्या है? सोशल वेलफेयर। इंडियंस के लिए ये राइट है इंडियंस का कि उन्हें सोशल वेलफेयर का बेनिफिट मिलना चाहिए। और उस टाइम की कंडीशन भी अच्छी थी, और सभी को मिलना चाहिए जो जरूरत की चीजें हैं। देखिए, ये उसमें डिबेट में निकल के आ गया। ठीक है, दैट इज, ये है 5 पॉइंट नंबर। अपोजिशन के बाद एक ग्लोबल इंस्पिरेशन की, जैसे मैंने बताया, एक यूएसए इनफोर्सेबल राइट, फ्रांस की इक्विट फ्रेटर्निटी, आयरलैंड से डायरेक्टिव डीपीएसपी कह सकते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल फॉर सोशल इकोनॉमिक गोल्स के लिए वहां से लिया गया। लिख लो, आयरलैंड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक गोल्स। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम आ गया, हमारे यहाँ दो चीजें आ गई। इस चक्कर में जब हमने ये चीज़ें आयरलैंड से ऐसी चीज़ें उठाई और राइट्स हमने यूएसए और फ्रांस से लिया, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो टाइप का रिजल्ट आया। एक जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स, एक नॉन जस्टिसेबल फंडामेंटल ड्यूटीज, ये राइट, नॉन जस्टिसेबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यानी आप डीपीएसपी को देख लो, नॉन जस्टिसेबल है, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है। तो एक कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक डेमोक्रेसी और जस्टिस के लिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। ये इंश्योर करता है कि आप डेमोक्रेसी में जी रहे हैं और जस्टिस आपके साथ हो रहा है। तो ये एक पॉइंट है इसका। ठीक है, तो हमने यहाँ तक, ये हो गया हमारा इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। छोटी छोटी चीजें बस हम नहीं ध्यान देंगे, हम बड़ी चीजों को भी ध्यान देंगे और चीजों को देखेंगे भी। नॉर्मली हम क्या चीजें पढ़ते हैं, क्या चीजें करते हैं, वो तो हमें देखना ही देखना है। ठीक है, तो एक फिर इसके बाद हम इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स में चलेंगे, हर एक राइट को पढ़ेंगे भी। और हमारा राइट्स से जो शुरुआत होती है वो फंडामेंटल राइट्स की 12 से स्टार्ट होती है। तो हम ये सारे के सारे पढ़ेंगे, लेकिन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वी शुड नो some information about the features of fundamental rights। तो सबसे पहले है एप्लीकेबिलिटी, हमारे फंडामेंटल राइट में है। क्या है? देखो, फीचर्स में आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स, नंबर वन एप्लीकेबिलिटी, नंबर टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस, नंबर थ्री प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट एंड प्राइवेट एक्शंस। कोई कंपनी भी हमारे अगेंस्ट नहीं आ सकती। नेक्स्ट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स, ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जस्टिसिएबिलिटी, अमेंडबिलिटी,
इमरजेंसी सस्पेंशन। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन। ये सारे फीचर हैं बेटा। एप्लीकेशन। स्पेशल प्रोविजन। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड स्पेशल प्रोविजंस। ये हमारे कुछ फीचर्स हैं इसके, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर आप पढ़ोगे देखोगे। ठीक है, अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इफ यू डिस्कस, टॉक अबाउट एप्लीकेबिलिटी, आपको राइट करते जाना है, अगर कुछ ऐसा हो तो नोट करते जाना, ठीक है। सम राइट्स एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, जैसे आर्टिकल 15 एंड 19, और इसके बाद अदर राइट्स जो है आपके आर्टिकल 14 और 21, इन सभी के बाद तो कैसे अप्लीकेबिलिटी कैसे बोले, सम राइट्स आर एक्सक्लूसिव टू सिटीजन्स, जैसे 15 एंड 19 है। ये ऐसे राइट्स हैं जो डायरेक्ट आपके सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिव होते हैं, बनाए जाते हैं। एंड वाइल अदर्स, आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 अप्लाई टू ऑल पर्सन इंक्लूडिंग फॉरनर्स। कुछ ऐसे हैं जैसे आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 जो सभी पे अप्लाई होता है, कोई भी पर्सन हो इंडिया में, चाहे फॉरनर घूमने आया हो, चाहे इंडिया का हो, कहीं का भी हो, तो ये एप्लीकेबिलिटी बोलती है बनती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी। सम राइट्स विच इज ओनली फॉर द सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स, which are and some rights which are for all citizens of India, including foreigners too। तो ये भी है, उसको फॉरनर्स को बात कर ले तो वो भी है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात, इस पॉइंट लिख लो, आप लिखना चाहो तो अपने वर्ड्स में लिख लेना, इसको लिख रहे हो ना? गुड। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। रिस्ट्रिक्शंस ये, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? तो इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है, रिस्ट्रिक्शन लगे लेकिन रिजनेबल होना चाहिए। मतलब ये जरूर है कि कहीं ना कहीं स्टेट कानून नहीं ऐसा बना सकता जिससे वायलेशन हो, वेलफेयर कर सकता, लेकिन अगर सिर्फ वेलफेयर देगा और एक भी चीज को आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा तो भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सम कंडीशंस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट। ठीक है, स्टेट उसमें इम्पोज कर सकती है, लगा सकती है। तो इसमें यही है कि राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस फॉर sovereignty, public order or morality, courts ensure these restrictions are reasonable। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज को यहाँ पर इस सोच ये बताता है, टेल्स। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट एंड प्राइवेट एक्शंस। फर्स्ट ये है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो स्टेट के अगेंस्ट हो। ठीक है, certain rights like 17, 23 and against protect against the private actions। certain actions अगर बात करें, certain rights, आर्टिकल 15 आर्टिकल 23, ये प्राइवेट एक्शन से हमें रोकता है कहीं ना कहीं। certain rights protect against private actions, ये हमें रोकता है, while primarily enforceable against the state। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी चीज सीखना पड़ेगा, तो ये चीज कर सकते हो। निगेटिव एंड पॉजिटिव की ऑलरेडी हमने बात की। निगेटिव राइट्स प्रोहिबिटेड स्टेट एक्शन को वो करता है, रोकता है नेगेटिव में, जैसे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्यों कहते हैं? आर्टिकल 14 इसलिए कहते हैं कई बार, आर्टिकल 14 एक तरफ उसमें दो रूल है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड दूसरा क्या है उसमें ऑप्शन, दो उसमें
खास करके इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड, कौन बता सकता है? आप लोग बता सकते हो। आर्टिकल 15, 14 सॉरी। क्या? क्या है? ये तो मैं बता ही रहा हूँ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एंड सेकंड क्या है इसमें पॉइंट? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। गुड। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव में रखा जाता है, क्योंकि एक तरफ कह रहे हो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, दूसरा कह रहे हो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है। एक तरफ प्रोटेक्शन भी दे रहे हो, एक तरफ आप अप्लाई भी कर रहे हो रूल एंड रेगुलेशन। इसका केस अभी रिसेंटली हमने देखा भी है, बहुत सारे, कि प्रोटेक्शन देने के उसमें, कि पहले फांसी देते हो, दूसरा उसका प्रोटेक्शन के लिए आपके पास जगह है कि आप प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन डाल सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सभी को राइट है इसका। एक तरफ रेपिस्ट को हम सजा भी देने की बात करते हैं, दूसरा तरफ हम उसे वकील भी करके देते हैं, या वकील दे सकते हैं, इन्हें बचा भी लो। अगर रेपिस्ट को सीधा लटका दो, उसको देखना है क्या है? डेथ सेंटेंस होनी चाहिए, बट हम फिर भी वकील देते हैं, वो कहीं ना कहीं से उसका तोड़ निकाल देता है और सही कर देता है। ये निगेटिव है। ये प्रोहिबिट करता है स्टेट एक्शंस को। नेगेटिव राइट्स प्रोहिबिट स्टेट एक्शंस, while while positive rights confer entitlements। आर्टिकल 21A, जिसमें 21A में क्या है, एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, इसमें पॉइंट को लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिसिएबिलिटी की बात करते हैं। यहां तक हो गया। लिखते जाना है बेटा, ऐसा नहीं मैं लिखाऊंगा नहीं इसको बार बार। इस पॉइंट को ध्यान रखना। जस्टिसिएबिलिटी की बात करते, कोर्ट इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स इंश्योरिंग जस्टिस इन केस ऑफ वायलेशन। क्या करें? अगर किसी केस में फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हो रहा है, तो कोर्ट इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स इंश्योरिंग जस्टिस इन केस ऑफ वायलेशन। अगर उसका वायलेशन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं जस्टिस इंश्योर करता हूं। और इसके लिए कौन सा है आपका? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट में आर्टिकल 226। अमेंडेबिलिटी की बात करें नेक्स्ट, इसमें अमेंडेबिलिटी, इसकी बात करते हैं। अमेंडेबिलिटी यानी फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इनको हम अमेंड भी कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसमें क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो जरूरत पड़ेगी तब। इमरजेंसी सस्पेंशन की अगर बात करें, इमरजेंसी सस्पेंशन फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 एंड 21, एक्सेप्ट दिस फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। इन दो आर्टिकल्स को छोड़ दो तो बाकी नेशनल इमरजेंसी में बाकी सारे सस्पेंड हो सकते हैं। ठीक है। एंड आर्टिकल 9 इज सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग द एक्सटर्नल इमरजेंसी। जब कोई बाहरी वॉर होगा, एक्सटर्नल प्रॉब्लम होगी, तब ये सस्पेंड होगा आर्टिकल 19, अदरवाइज आर्टिकल 19 में सस्पेंड नहीं होता। हाँ, जैसे विदेशी वॉर हो गया, कुछ ऐसा अटैक हो गया उसमें। यूनिफॉर्म एप्लीकेशंस की अगर बात करते हैं, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन इसकी बात करें अगर हम, हाँ हाँ, कौन? हम्म। क्या फिर से बोलना एक बार?
नहीं है, इसका लिए कई बार होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए या किसी क्राइसिस से गुजरने के लिए, क्राइसिस से बचाने के लिए, लोगों को पता ना चले, और अपनी पावर बनाए रखने के लिए इमरजेंसी लगा देती है। उस टाइम पे रिव्यू चाहिए, जैसे अभी आप देख लो कि जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लगा दी थी सरकार ने तुरंत। तो उसमें जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को मालूम होना चाहिए कि भाई आप क्यों लगा रहे हो। मतलब ह्यूमन अपना राइट का फायदा नहीं उठा पा रहा, अपना जीवन नहीं जी पा रहा, राइट्स नहीं ले पा रहा जीवन का, और आप उसे एकदम से वो कर रहे हो कि नहीं हो गया। ये कैसे बात हो सकती है। तो इस लेवल पे चीजें आती है, इसलिए रिव्यू बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रिव्यू होगा ना, तो मनमानी करेंगे किसी भी स्टेट में। चलो बाहर की तो बात की बात है, लेकिन हर स्टेट में इमरजेंसी लगा देगी गवर्नमेंट। उसको वो दूसरे की पावर में रहने नहीं देना, इमरजेंसी लगा दी। स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है, इमरजेंसी लगा दी आपने। तो वो तो आपका बेनिफिट हुआ ना, इस वजह से ऐसा हुआ। समझ आया। तो अमेंडेबिलिटी के ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जी। हम्म। और क्या। उन्होंने तभी तो रोका कि आप मनमानी नहीं तो कर जाएंगे हर बार ऐसी चीजों को लेकर। तो ये चीजें इसलिए रिव्यू होता है, इसलिए चीजों को लेकर आता है। अब अमेंडेबिलिटी की बात करें, फंडामेंटल्स कैन भी, फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट हो सकते हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स विदाउट अल्टरिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को बिना टच किए, बिना नुकसान पहुंचाए हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अमेंडेबिलिटी। एंड नेक्स्ट इज इमरजेंसी सस्पेंशन, यानी एफआर एक्सेप्ट आर्टिकल 2021। अगर हम बात कर लें, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 9 कैन बी सस्पेंड ऑल्सो। ये मैंने आपको बताया। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन की बात करें, आर्टिकल 35, यानी कि इसमें ध्यान से समझना, आर्टिकल 35 ensure parliament alone can legislate on matters related to FR for consistency nationwide। आर्टिकल 35 जो हमारा है, इंश्योर करता है पार्लियामेंट अलोन कैन लेजिस्लेट on matters related to fundamental rights for consistency nationwide। स्पेशल प्रोविजन क्या है? स्पेशल प्रोविजन ये है कि 31A, 31B एंड 31C, द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट in specific cases such as land reform are implementing directive principles, are implementing directive principles। लिख लो आर्टिकल 31A, 31B, 31C लिमिट द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन स्पेसिफिक केसेस। स्पेसिफिक केसेस में इसके लिमिटेड है, लिमिट स्कोप है इसका, सच एज लैंड रिफॉर्म्स एंड इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो हमारे करेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी चीजें हैं। फंडामेंटल राइट का करेक्टरिस्टिक कैसा है, कई बार ऐसा पूछते हैं। मैं इसको कुछ फीचर्स के साथ बताऊंगा, ये कैसे कैसे है। क्या बेटा? अगला पॉइंट लिखना है सर, ये लिख लो। नहीं, फीचर्स से अलग है, फीचर्स से अलग है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। खास करके क्या क्या चीजें इसमें देखनी है आपको। फंडामेंटल राइट्स available only to citizens, some fundamental rights, some fundamentals available to only citizens, only to citizens, only to citizens कौन कौन से, ये दिमाग में रखना है। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 20 एंड 30।
फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है, ये इसका करेक्टर है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज हो सकती हैं, ठीक है। सो द रीजनेबल ऑन सच रिस्ट्रिक्शंस इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, बट इसमें रिस्ट्रिक्शंस है। फंडामेंटल राइट है इसलिए एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि इसमें जस्टिसेबल है। सुप्रीम कोर्ट इसको अथॉरिटी देता है, सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि उस चीजों को कैसे डिसाइड करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा करेक्टर वो हो गया। थर्ड करेक्टर ये है कि इसमें राइट्स को स्ट्राइक करना है, बैलेंस बिटवीन द राइट्स एंड इंडिविजुअल। हमारा राइट और दूसरे का राइट, इस सभी का राइट कैसे सोसाइटी में इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल दोनों के बीच में एक ये इसका काम करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट बात को देखें हम, चीजों को करें तो इसमें ये भी है कि निगेटिव और पॉजिटिव अभी आपने देख ही लिया कि कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट की, कुछ एक्शन पर भी हैं कि एक्शन लिया जा सकता है, और लेकिन प्राइवेट एक्शंस हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। तो इसमें है कि माइंड राइट, मोस्ट राइट्स जो है, मोस्ट ऑफ द राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट, बट सम आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। स्टेट के अगेंस्ट तो है, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी है कुछ रिस्ट्रिक्शंस। हम्म, क्या बेटा? देखो अकाउंटेबिलिटी तो है, लेकिन उसके लिए सभी को आना पड़ेगा। और उस टाइम पे क्राइसिस भी था, तो किसी ने सोचा नहीं है, किसी को इतना ध्यान में था भी नहीं। अगर हम उस टाइम पर, पहले तो हमारा बनता है कि हमें उस, पहले तो गवर्नमेंट का बनता है कि उसको पहले ठीक कर ले, लेकिन ऐसी क्राइसिस था, इसने इमरजेंसी चल रही थी उस टाइम पर कि लोगों को बचाना जरूरी था। ठीक है, आपने डेवलप कर दिया, वाह वाही लूट लिया आपने, लेकिन WHO ने उसको वेरीफाई कर ही नहीं रहा। तो हमें उस टाइम को रुकना चाहिए था। हमारे रिलेशन इतने खराब नहीं थे कि बाहर से हमें नहीं मिल रही थी वैक्सीन, बाहर से वैक्सीन मिल रही थी, लेकिन हमने बनाकर क्या किया, बांग्लादेश को दिया, पाकिस्तान को दिया। हम तो मरे, तुम्हें भी मार डालेंगे, आसपास के लोगों का ये सीन था हमारा, ठीक है। लेकिन हम उस टाइम पर सभी पर्सन का डर इतना बैठा, और पर अब कंपलसरी कर दिया। और लोग उस टाइम पे, जब आप परेशानी में होते ना, तो उस टाइम पे आप ये नहीं देखते हो क्या सही है क्या गलत है, आप वेरीफाई करने नहीं जाओगे, ना आप PIL उस टाइम पे दायर करोगे, ना कुछ दिमाग में ही नहीं चलता, तो आप बैठे हो। फिर बाद में पता चलता है यार हमारे साथ तो गलत हो गया, हमारे साथ जिंदगी के साथ ही खिलवाड़ हो गया। अब आप कर नहीं सकते हो, कि वो कहेंगे हम नेशनल हित में हमने काम किया है। हमारे यहाँ आजकल नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट बनना कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। आप बाहर जाके जय श्री राम के नारे लगाओ, आप नेशनलिस्ट हो जाएंगे इमिडिएट। मतलब क्या लॉजिक है? वो कहाँ आस्था है, अध्यात्म है, आस्था की बात है। जय श्री राम का नारा लगाना, जय श्री राम मतलब भगवान राम लड़ने से लड़ने तक, जो पुरुषोत्तम राम रहे, लड़ने तक उन्होंने इतना अग्रेशन नहीं रहा। यहाँ हम जय श्री राम लड़ने के लिए ही यूज करते हैं, अपना अग्रेशन दिखाते हैं। मतलब हमारे यहाँ का कल्चर देखो, एक अजीब कल्चर है, चीजें हैं। तो सेम चीजें ये है, इस जगह पर आप बोल सकते हो इन चीजों को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। करेक्टरिस्टिक्स में देखा जाए तो जस्टिसेबल है नेचर में। DPS भी जस्टिसेबल नहीं, ये जस्टिसेबल है, ठीक है। फंडामेंटल्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। फंडामेंटल का स्कोप 31A 31B 31C, जो हमने अभी फीचर्स में देखा, वही चीजें मैक्सिमम इसमें आ जाती हैं। कल से हम इसको, आज तो इतना पढ़ेंगे, कल से हम इसका आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। अब हम आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे। अगर हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो मे बी कल या परसों तक हो जाएगा, ठीक है।
यानी काफी लंबा है ये, लेकिन इसमें करेंगे। ठीक है, इस वीक पॉलिटी कर देते हैं, इसको फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर देते हैं, है ना। कोई नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट के बाद फिर हमें आगे चलना पड़ेगा, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फिर इसके बाद चीज़ें इजी हो जाएंगी। फंडामेंटल राइट्स थोड़ा बड़ा है, बाकी तो बड़ी नहीं है चीज़ें। मिलते हैं इसमें कल। ओके, टेक केयर। ओके बेटा, थैंक यू।